Hello everyone, welcome to Full Score. I am Rahul Chauhan. I am selected as an Assistant Audit Officer in CGL 2017 examination with All India rank 89 in AAO. I have secured 684 marks out of 900 in the same examination. एंड सब मैं अपने इस चैनल पे अपनी जर्नी प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। तो सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल स्ट्रीम फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे फादर दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। फ्रेंड्स, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। मेरी इस करंट जॉब से पहले मेरी एक और ड्रीम जॉब थी जो मेरी 2017 में लग सकती थी, जो कि राज्यसभा सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब थी 4200 ग्रेड पे। उसमें प्री मेरा क्लियर था। उसमें उसके बाद 99.7 परसेंटाइल के ऊपर स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया था। तो जब मेरा फिजिकल में मेरे को 20 to 30 डेज ही मिले प्रिपेयर करने के लिए, और मेरे को 4 मिनट में 1 किलोमीटर भागना था, जो कि एक्चुअली में ईजी है वैसे, बट उस टाइम मेरी हेल्थ का बिल्कुल वर्स फेज था क्योंकि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। कुछ एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ प्रिपेयर ही कर रहा था। तो इसलिए मेरा तब पेट भी निकला हुआ था। तो उस टाइम मैं वो फिजिकल भी क्लियर नहीं कर पाया। तो मैं उसमें मेरा थोड़ा रिग्रेट है कि मैं उस एग्जाम में रह गया था। फिर मैंने क्योंकि मैंने सीजीएल 2016 भी दिया था, जिसमें मैंने प्री में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। 2016 में 165 मार्क्स थे। और मेंस को मैंने एक्चुअली थोड़ा लाइटली ले लिया था क्योंकि प्री में काफ़ी इजी आया था प्री। तो मेंस को थोड़ा मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अबव पेपर आया था और मैंने थोड़ा लाइटली लेने के कारण मैं 4 to 5 मार्क्स से उसमें फाइनल मेरिट में रह गया था। फिर उसके बाद सीपीओ 2016 मैंने भर रखा था। उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे प्री में भी, और मेरे को दिल्ली पुलिस एसआई भी इजीली मिल जाता। बट उसमें भी प्रिपरेशन करनी थी। 1 माइल 6 मिनट्स 30 सेकंड में कंप्लीट करना था। तो मैंने अराउंड 7 मंथ उसकी भी प्रिपरेशन करी थी। देन जब डे आफ्टर टुमारो ही मेरा एग्जाम था और मैंने अपना 1 माइल कंप्लीट किया था 6 मिनट 30 सेकंड्स में, तो मैंने एक दिन का रेस्ट सोचा था। एक दिन का रेस्ट लेके मैं अपना कंप्लीट करूंगा वहां जाके फिजिकल। बट मैं अनफॉर्चुनेटली उस फिजिकल में भी रह गया और अराउंड 30-40 मीटर से मैं रह गया था, और मेरा वो वाला फिजिकल भी क्लियर नहीं हो पाया सीपीओ 2016 का। देन मेरा आईबी ACIO में भी हुआ था। उसमें मैं इंटरव्यू में रह गया था। मेरे 2 एग्जाम्स हो चुके थे, उसमें मैं सिलेक्टेड था। प्री में भी सिलेक्टेड था, मेंस में सिलेक्टेड था। देन इंटरव्यू में मैं रह गया था आईबी ACIO के। देन मैंने सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भी भर रखा था और वो भी क्लियर किया था एग्जाम, जिसमें मेरी 200 समथिंग रैंक थी, 200-250 अराउंड रैंक थी। और मेंस एग्जामिनेशन में टाइपिंग क्लियर करना था, जो 40 की स्पीड मांग रहे थे। एक्चुअली में वो 35 की स्पीड थी, बट 35 एक होता है की डिप्रेशंस पर मिनट, जिसमें हमें की डिप्रेशंस के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे बाय 5 एज अ क्राइटेरिया जो एसएससी लेती है। 5 डिवाइड करके जितने भी की डिप्रेशन है तब 35 की स्पीड आती है। वो एक डिफरेंट थिंग है। और 35 वर्ड्स एक्चुअल में लिख के आप करोगे, टाइप करोगे, तो वो एज इन 40 की स्पीड उसके कंपैरिजन में ऐसा हो जाता है। तो काफी हाई स्पीड मान जाती है ये। और थोड़ा टिपिकल वर्ड्स भी थे, काफी बड़े वर्ड्स थे सुप्रीम कोर्ट टाइपिंग जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम वाले में। और एंड मेरा कीबोर्ड उसमें भी गलत, कीबोर्ड मेरे को गलत मिला। उसकी वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वाले एग्जाम में भी रह गया था। वो भी एक अच्छी जॉब थी। और एक लोकसभा LDC की जॉब थी जिसमें मैं A1 मार्क्स से रह गया था। और ऐसी, और बैंक की तो मैंने कभी प्रिपरेशन करी नहीं। मेरा शुरू से ही फोकस जो था वो सीजीएल था, सीजीएल ही क्रैक करना है। और मैंने और कोई एग्जाम पे कभी ध्यान नहीं दिया। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज आप 2 या 3 एग्जाम्स में अपना फोकस रखेंगे, बैंकिंग प्लस एसएससी सीजीएल जो भी है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप फोकस नहीं रह पाएंगे और कंपटीशन इतना नेक टू नेक है। आपको 1 मार्क्स के लिए भी इतनी मेहनत करनी और फाइट करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा फाइट है 1 मार्क्स के लिए भी। तो आपको फोकस एक ही जगह रखना है, जो अपनी ड्रीम पोस्ट है वो ही क्रैक करनी है और उसी पे फोकस रहना है। और मैंने 2-3 एग्जाम्स रेलवे के भी दिए थे, एनटीपीसी भी दिया था और ALP टेक्नीशियन में हुआ था, टेक्नीशियन भी दिया था, जिसमें मेरा ALP में सिलेक्शन हो गया था। मैंने 6 मंथ्स वहाँ पे ट्रेनिंग भी करी है। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बनाने का रीजन भी आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि सबसे पहले तो आप मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स, आप लोग फ्यूचर इंस्पेक्टर्स तो ऑफिसर्स बन के अपनी सक्सेस स्टोरीज भी आगे शेयर करें इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, ताकि आगे भी और लोग मोटिवेटेड हो और अपनी ड्रीम जॉब जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाएं। और सेकंड थिंग, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी गलतियों से सीखें। जो मैंने गलती करी उसको आप रिपीट ना करें और अपनी ड्रीम जॉब जल्दी से ग्रैब कर सकें। और सबसे पहली मेरी गलती तो यही थी कि मैंने सीजीएल को काफ़ी लाइटली लिया, जो आप लोग बिल्कुल ना करें। एग्जाम्स को लाइटली मत लेना, और इसके रेपरकशंस तो मैं आज तक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया था जो मैंने काफ़ी लाइटली लिया। फिर मैं 2017 में एग्ज़ाम दिया जो जिसमें कोर्ट केस चला 2.5 ईयर्स। देन कोरोना वायरस लॉकडाउन आ गया। अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मेरे बल्कि 8 फ्रेंड्स ने, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज ही जाके ऑफिस ज्वाइन किया है। अब फिर से वो ऑफिस तो नहीं जा पाएंगे, बट उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। और अपनी मैं फर्दर गलतीज आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप बिल्कुल भी रिपीट ना करें। गाइस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से पहले आपको थोड़ा सर्कमस्टांसेस के बारे में पता होना चाहिए कि एसएससी में आजकल क्या चल रहा है। पहले तो क्या था कि इंटरनेट तो नहीं था, तो पहले इतने ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स सब लोगों को नहीं पता होती थी। कैलकुलेशंस लोगों की इतनी नहीं हो पाती थी, इसलिए कंपटीशन भी कम था। पहले कंपटीशन भी कम था और प्लस लोगों के पास इतनी जानकारी भी नहीं थी। आजकल यूट्यूब पे इतना कंटेंट आ गया है कि इतना मुश्किल हो गया, इतना वास्ट कंटेंट है कि हमें पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इसलिए ही आपको लिमिटेड यूट्यूबर्स को ही फॉलो करना है, जो कि फेमस यूट्यूबर्स हो और जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट करा रखा हो। मैंने अभिनय शर्मा सर की वीडियोस देखी थी जिन टॉपिक्स में मेरे को डाउट था। एंड एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि 30 to 35 lakhs अप्रॉक्स स्टूडेंट्स जो हैं एसएससी का सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, जिनमें एटलीस्ट 1% 35,000 to 50,000 लोग तो एटलीस्ट सीरियस होते ही हैं जॉब क्रैक को लेके, और वो भी यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं। तो आपने डिफरेंट कैसे किया? तो इसीलिए ही आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले तो आपने स्मार्ट वर्क तो शुरू कर दिया, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं आप, तो आई वुड से यू गाइज आर ऑन राइट ट्रैक। तो आप लोगों को ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आप लोगों को वहां पे जाके ब्रेन का यूज ही ना करना पड़े। अब ये बात आपको स्ट्रेंज लग रही होगी, बट इसके पीछे का रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि पेपर में क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता है कि एग्जाम का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का दिमागी काम करना बंद कर जाता है और एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाते कि उनका क्या हुआ और वो उनका अटेम्प्ट खराब हो जाता है। अब जो मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ब्रेन नहीं यूज़ करने की मैं आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि आप जितना कम ब्रेन यूज़ करेंगे आप उतने ही जल्दी क्वेश्चंस निपटा देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा, आप उतने ही जल्दी जो नए क्वेश्चंस आते हैं और वो आएंगे। हर सीजीएल में नए क्वेश्चंस जरूर आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन जरूर आएंगे, जिसके लिए आपको टैकल करने के लिए आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? अब आप इतने मॉक्स दे चुके होंगे कि आपको पता लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट टिक कर देंगे कि आप उसको सॉल्यूशन, आपने क्वेश्चन देखा और आपको उसका आंसर पता लग गया, आपने डायरेक्ट टिक कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपने देखा, आपको 1-2 कैलकुलेशन करनी पड़ी, थोड़ा सा लिखा, उसके बाद आपने आंसर टिक कर दिया। अब यही क्वेश्चंस आपको पहले निपटाने हैं, पहले करने हैं, ताकि आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश रहे। यही स्ट्रैटेजी मैथ्स की है कि आपने मॉक्स कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, आपने क्वेश्चंस किए जो जिसमें आपको ब्रेन का यूज नहीं करना पड़ा, वो सब कुछ सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपने नए क्वेश्चंस को टैकल किया बिल्कुल एंड में। यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है मैथ सेक्शन को ओवरकम करने की। अब आप लोगों के साथ एंड गोल तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब ऐसा है कि आपको एंड गोल पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है, तो आप वहाँ तक जाएंगे कैसे, तो इसीलिए मैंने पहले डिस्कस किया। तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एसएससी में क्या पूछा जाता है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसको जीके में कितना स्टैटिक पोर्शन कितना कवर करना है, क्या सिनेरियो है, जो कि आपको बेसिक कोचिंग में आके क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एसएससी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग में तो ऐसा बल्कि कहा जाता है कि जो 4-5 महीने जो मुखर्जी अगर में जाके कोचिंग करता है उसको तो बस यही पता लगता है कि एसएससी है क्या। तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना ही करें। अगर आप कोचिंग कर भी रहे हैं तो अपनी साथ साथ अपना खुद से प्रिपरेशन शुरू कर ही दीजिए, मतलब प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए वहाँ से। ऐसा नहीं कि कोचिंग जा रहे हैं
और कोचिंग चल रही है, मैं 2-3 घंटे वहाँ जा रहा हूँ तो वो प्रिपरेशन हो रही है, वैसा बिल्कुल ना करें। आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, प्लस आपको जॉब नहीं क्रैक करनी है बल्कि अपनी ड्रीम जॉब जो है एसएससी से लेके जानी है। तो उसके लिए आपको अपना पूरा पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पूरा टाइम का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में। मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि मैंने अगर कुछ टाइम वेस्ट किया हो तो मैं ऐसा नहीं आपको रिकमेंड करूंगा। जैसा मैं रिकमेंड करूंगा आप देख के अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करें और इम्प्रोवाइज करें मेरी स्ट्रैटेजी को, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। और सबसे पहले तो एसएससी में फोर पार्ट होते हैं प्री में, जिसमें रीजनिंग, जनरल साइंस, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में तो आपको बिल्कुल भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप मॉक्स करेंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको दिमाग लगाना, आपकी जनरल कोचिंग या जो कुछ भी किया होगा आपने, आपको उसी से क्लियर हो जाएगा कि रीजनिंग में क्या करना है। तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन एक सीरीज पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार उसमें अगर अटकेंगे या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स होता है तो आप वो यूट्यूब पे एक बार ऑनलाइन वीडियोस देख लेना। उन क्वेश्चंस में फंसते ही हैं कभी कभी, तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को डील करना आ जाएगा और रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं जनरल साइंस सेक्शन पे। अब जनरल साइंस सेक्शन को डील करने के लिए ही बेसिकली मैं इसलिए कोचिंग रिकमेंड कर रहा था कि आपको एक स्टैटिक पोर्शन का आपके पास सिलेबस हो जाएगा, आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, आपको एक इम्पॉर्टेंट आपके पास सिलेबस आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है। आप इस बहुत टॉपर्स लूसेंट बुक रिकमेंड करते हैं, मैंने वो बुक कभी नहीं पढ़ी। मेरा लूसेंट ना पढ़ने के बिहाइंड रीजन क्या था, क्योंकि मैंने वो बुक एक बार देखी थी, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में सिलेबस मेरे को लगा और उसको अगर मैं पढ़ता तो एक बार में तो वैसे वो रटी नहीं जाती। अब जीएस थी, उसमें सारा रटने का ही था वैसे भी। अब मैं उसे पढ़ता फिर उसको 3-4 बारी पढ़ना पड़ता कम से कम, एटलीस्ट कुछ रिवाइज करने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए। उसके बाद फिर उसको पढ़ता, फिर उसको रिटेन करने के लिए फिर मेरे को टाइमली रिवाइज करना पड़ता। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इतना वास्ट सिलेबस ना ही करूं, इससे बेटर है कि मैं अपने नोट्स अच्छी तरीके से पढ़ लूं, जो कि मेरे को एक कहानी के रूप में बन गई थी मेरे माइंड में। तो मैंने ऑटोमेटिकली वो मेरे को रिटेन रहता था, मेरे को उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और वैसे भी इतने फॉर्मूले, इतने वोकैब और मेरे मिस्टेक्स वगैरह इतने, मैंने रिवीजन की ऐसी बुक बना दी थी, तो मेरे को कभी भी मेरे को और ज्यादा उसको बड़ा करने का तो मतलब बनता ही नहीं था कि मैं लूसेंट भी पढ़ लूं, तो इसलिए मैंने वो प्रेफर नहीं किया। बट मैंने एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक जीएस की बुक थी, वो पूरी कंप्लीट करी थी, जिससे मेरे को काफी हद तक आइडिया हो गया था कि एसएससी में क्या क्या रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, मेरे को कुछ किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, उसको मेरे को उसके बारे में काफी कुछ आइडिया हो गया था उस बुक से। और उसके बाद मैंने उस बुक को भी फिर से दोबारा नहीं पढ़ा, रिवाइज भी नहीं किया, तो वो इनफ था मेरे लिए। बट एसएससी में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे नेशनल रिजर्व्स के, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के बारे में पूछ लिया, या फिर डांस फॉर्म्स के बारे में पूछ लिया, या कभी इन्वेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ गए, तो वो 1 और 2 वीक्स पहले ऑलमोस्ट, अगर तुम्हारा पेपर बाद में है तो उसके बारे में पता लग जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं तो ऐसे ही करता था कि अगर मेरे को पता लगता था तो ही मैं रिवाइज करता था, नहीं तो मैं उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो उसमें भी क्वेश्चंस फंस गए तो फंस गए, नहीं तो मैं वो भी 1-2 स्किप कर देता था। बट अब सिनेरियो डिफरेंट है, अब आपको हर चीज लेके चलनी पड़ेगी। तो आई वुड से कि उन सब चीजों से ज्यादा वास्ट सिलेबस करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आपने सपोज करो पूरी पॉलिटी की बुक पढ़ ली आपने, लक्ष्मीकांत पूरी पॉलिटी बुक पढ़ ली, अब उसमें से मॉक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्या फायदा, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट निकलेगा ही नहीं। इससे बढ़िया आप एक बार नेशनल रिजर्व, रिवर्स और डांस फॉर्म्स, ऐसी 4-5 चीजें रटने वाली है, हाईवेज वगैरह, इंडियन नेशनल हाईवेज वगैरह, तो ये सब चीजें रटने वाली हैं, इससे बढ़िया आप इन्हें रट लें। और आई वुड से कि ये बेटर होगा आपके लिए, लूसेंट को छोड़ के ऐसा कर लें। गाइस, जीएस के लिए मैं एक और टिप आप लोगों को देना चाहूंगा। जीएस में आजकल क्या हो रहा है, टीसीएस पेपर कंडक्ट करा रही है और पेपर वो ही बना रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का आप कैसा कर सकते हैं, एक तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। और मैं कैसे करता था, मैं पेपर के अराउंड 1 वीक पहले ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के सारे जो करंट अफेयर्स थे सारे रिवाइज कर लेता था और पढ़ लेता था। मेरे को ज्यादा
उससे पहले मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था क्योंकि फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो मैं प्रेफर करता था कि एंड डेज में करंट अफेयर्स एक बार पढूं, वो रिटेन हो जाते थे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें देख के ऑटोमेटिक समझ आ जाता था कि किस पे आंसर मारना है, तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती थी उन्हें रिटेन करने में। तो एक 1 वीक पहले पढ़ूंगा तो मेरे को रिटेन रहता था। आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले से भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स। बट एक चीज नोटिस करने वाली है, आपका अगर जैसे सपोज करो 4th को एग्जाम है, 5th को एग्जाम है, आपका 5th को 3rd शिफ्ट को एग्जाम है, तो आप नोटिस करेंगे 5th की 1st शिफ्ट या 5th की 2nd शिफ्ट में जीएस के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। सपोज जीएस का क्वेश्चंस आता था जैसे ऑन जनवरी 20th, इस कौन सी फुटबॉल टीम या कौन सी ट्रॉफी किसको गई, तो आपको एक डेट पता लग गई कि जनवरी 2020 बात कर रहा है, और तो आपको आइडिया लग सकता है कि उसी करंट अफेयर्स, उसी मंथ का करंट अफेयर आगे वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये मैंने एक चीज नोटिस करी थी जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह करता था या रिपीटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था, जो नए वाले पैटर्न के हैं जो 2019 में भी आ रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अपनी पहले वाली शिफ्ट को नोटिस करें, अगर उसमें कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके डेट वेट का कुछ आइडिया लग रहा है आपको, तो आप वो मंथ अच्छे से रिवाइज करके जाएं। एक बार फिर से रिवाइज कर लें तो आपके पक्का 8 क्वेश्चन अगर पूछ लिए गए तो आपके 5-6 तो ऑटोमेटिकली फंस जाएंगे करंट अफेयर्स से। तो ये बहुत काफी अच्छा स्कोर बना जाता है आपको, आपके जीएस में इससे काफी ज्यादा मार्क्स इंप्रूव होंगे, और करंट अफेयर्स तो नहीं छोड़ने इस बार। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, यही 2 सेक्शन है जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं एसएससी में। 50 मार्क्स इधर, 200 मार्क्स मेंस में। तो इसको आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। मेन सब्जेक्ट्स यही हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सबसे पहले तो आप अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जिन्होंने भी कोर्स फुल कंप्लीट करा रखा है। ऐसे काफी सारे चैनल्स हैं, मैंने भी यूट्यूब से ही काफी हद तक पढ़ा है, जिसमें भी मेरे को डाउट्स है। आप फुल कोर्स भी कर सकते हैं यूट्यूब से, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा यूट्यूब से ही पढ़िए, क्योंकि उधर जो भी टीचर यूट्यूब पे जाके पढ़ाएगा वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और बेस्ट पढ़ाएगा। अब आप उनकी अगर सपोज करो कोचिंग ज्वाइन करते तो इतना नहीं एफर्ट डालता जितना उसने यूट्यूब पे डाल रखा होगा आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप उसकी कोचिंग बनाए। तो यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट होता है, आप वहां से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट खरीद लो। मैंने सीट्यूब के मॉक्स परचेज किए थे, क्यूमैस के भी किए थे, एंड मैंने केडी कैंपस के मॉक सॉल्व किए थे, प्लस टॉप रैंकर्स के भी किए थे, ऑलिव बोर्ड के भी किए थे, ग्रेड अप के भी किए थे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 40 वाला पैक मत खरीदें, क्योंकि उसमें जो बाद के सेट्स होते हैं वो थोड़े पुराने सेट हो जाते हैं और वो थोड़े रेलिवेंट नहीं रहते। तो आप डिफरेंट साइट्स के लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक्स खरीद सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में बेसिक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो बेसिक्स ही आगे जाके मॉडिफाई होकर शॉर्टकट बन जाते हैं। तो आप, लेकिन मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन जरूर कर लें, जिसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, मंडल मैथ्स यूट्यूब करके चैनल है। उसमें वो वरुण मंडल सर का चैनल है जो 2016 बैच के एएसओ सिलेक्ट हुए थे। तो उनमें बेस्ट चीज क्या लगी कि वो इनप्रॉम्प्टू वे में उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जैसे ही वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिक से। तो आप वैसे एक बार उनकी वीडियो देख के थोड़ा आपको अंदाजा अच्छे से लग जाएगा कि कैसे 120 मिनट्स को मैनेज करते हुए 100 क्वेश्चंस जो है या फिर जैसे भी पेपर आता है उसके हिसाब से कैसे सॉल्व करना है। अब प्रीवियस ईयर मॉक्स देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो मॉक्स हैं वो कितने रेलेवेंट है। जो मॉक टेस्ट सीरीज में मॉक्स रहते हैं वो जानबूझ के कभी कभार टफ क्वेश्चंस भी डाल देते हैं ताकि उनकी मॉक टेस्ट सीरीज सेल हो और कोचिंग्स उनकी सेल आउट हो। तो आप उनसे बचें और आपको आइडिया लग जाएगा इसीलिए कि कौन सा रेलेवेंट मॉक है और कौन से क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आप स्किप भी कर सकते हैं जो काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं और उनका फायदा भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आप वैसे भी उन क्वेश्चंस को कर नहीं सकते और ना ही करेंगे। अब मैथ्स को ओवरकम करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशंस। हम कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं। काफी लोगों को इसमें डाउट रहता है कि हम अपनी कैलकुलेशन को ओवर फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जब भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यूनिट डिजिट देख के उसका ऑप्शन में आंसर देख के ये तो बड़ा इजी है कि मार्क कर देते हैं। लेकिन अब एसएससी चालाक हो गई है। एसएससी भी अब क्या करती है, यूनिट डिजिट कईयों के सेम कर देती है ऑप्शन के, और फिर आपको आंसर जो है मार्क करना होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे ही देखी थी।
उसमें क्या होता था, हम इंस्टेड ऑफ लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो आंसर जो आता है हमारा लेफ्ट टू राइट आता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट तो आपको पता ही लग जाएगा, और हम डायरेक्ट दो सम को जो जिनको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट कोई भी डिजिट्स जो हैं उनको आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके, तो हम राइट टू लेफ्ट करके आंसर निकालते थे। आप ढूंढोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी मल्टीप्लिकेशन के काफी न्यू मेथड्स, नए नए तरीके मिलते रहते। तो वो राइट टू लेफ्ट करता था जिसमें उसमें डायरेक्ट 10th डिजिट की वैल्यू आती थी, वो देख के आंसर टिक करता था, क्योंकि यूनिट डिजिट सेम हो सकता है, उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद कुछ बहुत ही अगर रैंडम हुआ तो हुआ, नहीं तो 10th डिजिट तो ज्यादातर सेम नहीं होता था 99%, तो वो टिक मार के आगे बढ़ गए। नहीं तो अगर जो है दो डिजिट हैं उनको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करना है, कितने भी बड़े डिजिट हो, अगर उसका एग्जैक्ट आंसर निकाल रखा है, ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर है, तो उसके लिए हम डिजिटल सम मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा डायरेक्ट काफी इजी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी हो जाता है और डायरेक्ट हम उससे आंसर मार्क कर सकते हैं। आपको हर चीज यूट्यूब पे मिल जाएगी आज, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट की वैल्यू में निकालना, उसमें भी जो ज्यादा टफ नहीं है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। प्लस कोई भी अगर किसी का ही मल्टीपल चेक करना हो, 17 का मल्टीपल, 19 का मल्टीपल, 23 का मल्टीपल, 21 का मल्टीपल, जो कि ऑप्शन में अगर हम डायरेक्ट मल्टीपल्स चेक करते हैं ऑप्शन के थ्रू, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन में टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैंने ये सब ट्रिक्स अपनाई थी, जिससे मेरी काफी कैलकुलेशन फास्ट भी हो गई थी। और मेरे को अब मेन बात वही है, मैंने आपको फिर से रिपीट करूंगा कि मेन बात वही है, जितना ज्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना फंसोगे। तो मैं डायरेक्ट ही ऑप्शंस में से ये फाइंड आउट करता था कि ये किसका मल्टीपल हो सकता है, तो वैसे टिक मार के आगे बढ़ जाता था। आजकल मैंने नए यूट्यूबर्स को भी देखा है, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करिए, माइंड में मल्टीप्लाई करिए, माइंड में ऐसे ऐसे ये ट्रिक्स लगा के ऐसे मल्टीप्लाई करिए। वो मैंने नहीं फॉलो करी कभी भी, और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा फॉलो करने के लिए। इसका मैं रीजन फिर से बताता हूँ क्यों, क्योंकि अब वही बात है कि आप जितना रटोगे उतना फंसोगे। अब जितना ज्यादा वहां माइंड का यूज करना पड़ा, अगर दिमाग में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मेरा दिमाग थकेगा, और मैं बिल्कुल भी अपना दिमाग को जितना कम हो सके उतना यूटिलाइज करूंगा उन क्वेश्चंस में जिसमें जरूरत नहीं है, ताकि जो नए क्वेश्चंस है उसको हैंडल करने के लिए मैं अपने माइंड को फ्रेश रखूं। तो आप लोग मॉक्स देते रहें, और जब मॉक्स दे रहे तो आप इस बात की आपको अब कभी कभार आपके कम नंबर भी आएंगे, तो इस बात की आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। मैं आपको डेफिनेटली ये बता रहा हूँ, ये ट्रिक वर्क करेगी। आप मॉक्स देते रहें कि आपको आप इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे मॉक्स दे, तो आपको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होंगी कि किसमें कुछ क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे। तो आप मॉक देते रहें और मार्क्स की बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन ना लें, आप इम्प्रूव होंगे धीरे धीरे, अपने आप ही आप कम्पीट कर पाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप किसी भी अगर क्वेश्चन में जैसे फंस रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आप सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, आपको किसी फ्रेंड के पास भी नहीं जाना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टेलीग्राम में एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स के ग्रुप्स होते हैं जिसमें काफी लोग आपस में मिलकर स्टडी करते हैं, तो उस ग्रुप में अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए, अपने आप ही कोई आगे वाला बंदा काफी आपको 24/7 सर्विस है, आपको हमेशा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और 99% वो फास्टेस्ट सॉल्यूशन ही देते हैं। तो आपको कुछ नई अप्रोच भी पता लगेगी और काफी न्यू मेथड्स भी पता लगेंगे उन क्वेश्चंस को करने के। तो ऐसा भी जिन क्वेश्चन में आप फंसते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहां भी पोस्ट करके अपना सॉल्यूशन इजीली ग्रैब करो और उससे नया सीखो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों से डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें ही आपको ओवरकम कराएंगी। आप बिल्कुल भी 1 मार्क्स को भी लूज करने का रिस्क नहीं उठा सकते, आपको हर जगह से मार्क्स ग्रैब करने, इसलिए मैं आप लोगों से हर चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में काफी लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं, नॉवेल्स रिकमेंड करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इतनी स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि वो बाय हैबिट ही होता है। जो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल या पहले से पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आपकी हैबिट है तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है पढ़ने में। जितना ज्यादा आपको रीडिंग होगी तो एक 6th सेंस डेवलप हो जाती है, जिससे आपको कॉम्प्रीहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलती है। बट आप स्टार्टिंग में ये मत करिए कि न्यूज़पेपर में टाइम लगा रहे हैं, उसमें आप टाइम ना लगाएं इतना ज्यादा, क्योंकि वो काफी ज्यादा इनपुट वाला काम है और उसका आउटपुट आपको काफी टाइम बाद मिलेगा। तो आप इससे बेटर है वोकैब और ग्रामर पे ध्यान दीजिए, जो कि मेन एस्पेक्ट है एसएससी में, वो ही आपको ओवरकम करा देंगे, कोई इशू नहीं है वो। और सबसे पहले तो
ग्रामर में मैंने प्रीलिम्स टू पैरामाउंट ही पढ़ी थी, जो कि मेरे को 7-8 बारी रिवाइज करनी पड़ी थी। उसके बाद मेरे को रट सी गई थी। हर 2 घंटे में मैं रिवाइज करके प्रीलिम्स टू पैरामाउंट 2 घंटे में रिवाइज कर लेता था पूरी बुक। उसके बाद मेरे को जरूरत नहीं पड़ी और मैंने फिर उसके बाद वो पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि ग्रामर ऑलमोस्ट मैंने कवर अप कर लिया था और जिन चीज़ों में मेरे को दिक्कत आती थी वो मैंने रिवीजन नोटबुक में लिख ली थी, और जो चीज़ रटी है तो वो तो दिमाग में छप ही गई थी। बाकी टाइमली रिवाइज करते करते तो ग्रामर भी बिल्कुल ग्रामर के लिए ग्रामर सेक्शन मेरा कवर अप हो गया था। अब वोकैब के लिए मैं क्या करता था, मैं रोज, वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंग्लिश के लिए, बल्कि मेन ये वोकैब ही है। इसके लिए मैं रोज 400 वर्ड्स अप्रॉक्स रोज रिवाइज करता था। मैंने नोटबुक बना रखी थी जिसमें मैंने काफ़ी सारी वोकैब, मैंने 10-15,000 अप्रॉक्स से ज़्यादा ही वोकैब मैंने लिख रखी थी। वोकैब मैंने काफ़ी करी है। उसमें मैं वोकैब लर्न कैसे करता था, उसकी ट्रिक थी कि कोई भी जैसे वर्ड को देख के मेरे माइंड में कोई भी हिंदी इमेज आ रही है या फिर कुछ भी इंग्लिश उससे रिलेटेड कुछ भी इमेज आ रही है, सबसे पहले उस वर्ड को देख के मेरे दिमाग में क्या आ रहा है उसको लिख के मैं उसको रिलेट कर देता था उसके मीनिंग से। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मोरेटोरियम एक वर्ड है। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी सस्पेंड पड़ गई है या डिले हो गई है, तो फिर इसको मैंने कैसे रिलेट किया कि मॉर्चुरी से ये वर्ड सिमिलर रिलेट होता है, मेरे माइंड में इसकी इमेज बनती है। तो मॉर्चुरी एक तरह से सस्पेंड हो जाना परमानेंटली, तो उससे रिलेट होके मैंने ये वर्ड लर्न किया था। और सेकंड एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे उबिक्विटस एक वर्ड है, उसका मतलब होता है कि हर जगह दिखना, टू बी सीन एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो इसको मैंने कैसे लर्न किया कि उबिक्विटस में एक क्विट वर्ड दिखता है मेरे को सबसे पहले, जो कि मेरे माइंड में इमेज बनती है क्विट की। अब क्विट से मैंने इसको रिलेट किया कि क्विट मैंने किसी ने जॉब क्विट कर दिया, अब वो हर जगह मेरे को वो ही दिख रहा है इसमें। फिर ऐसे रिलेट करके मैं उसके मीनिंग तक पहुंच गया। तो ऐसे मैंने लिख के सारे वर्ड्स को रिलेट करके वोकैब अपनी मैनेज करी थी, क्योंकि ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप वर्ड को देखते ही उसका आंसर जो है टिक कर देंगे, आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी, आप उसको रिलेट करके आप रोज रिवाइज कर रहे हैं, आप टिक कर देंगे। अब क्या होता था, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं। अब ऐसा भी होता था मेरे साथ कि मॉक्स में कुछ वर्ड्स जो है मेरे को नहीं याद आ रहे या बार बार गलत हो रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती थी। अब मैं उस वर्ड को फिर से लिख देता था अपनी बुक में। तो कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे कि 6 to 7 टाइम्स भी रिपीट कर दिए थे मैंने, इतने रिपीटेड थे कि 6-7 टाइम्स मेरी रिवीजन नोटबुक में रिपीट थे। अब मैं उसको रोज रिवाइज करता था, 6-7 टाइम्स वो लिखे हुए हैं, तो उनकी डबल ट्रिपल रिवीजन आती थी। तो जितना रिवीजन होगी वो और ज्यादा वर्ड्स मेरे को और ज्यादा रिटेन रहते थे। तो वो कैब तो आपको कभी नहीं छोड़नी है, वो कैब तो रोज रिवाइज करनी है आपको। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वो कैब पे इतना फोकस करने को क्यों कह रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि वो कैब ही इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बल्कि मेन एस्पेक्ट है। इसमें आपको वो कैब हर जगह यूज आएगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में यूज आएगी, क्लोज टेस्ट में यूज आएगी, साइनोनिम में यूज आएगी, एंटोनिम में यूज आएगी, बल्कि एसएससी में बोलूंगा मेन वो कैब ही है इंग्लिश को करने वाली। और इंग्लिश को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इंग्लिश 50 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स मेंस में कैरी करती है। और मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश ही आपको ड्रीम पोस्ट अपनी दिलवाएगी। अब मैंने इंग्लिश का कंटेंट कहाँ से पढ़ा था, मैंने एसपी बख्शी और एमबी पब्लिकेशन से इडियम फ्रेजेस करे थे, और ग्रामर तो प्रीलिम्स टू पैरामाउंट से ही करी थी। प्लस आजकल एक निखिल सर ने एक नई अच्छी बुक निकाली, आप उसको एक बार जरूर ट्राई करना, ब्लैक बुक करके उन्होंने बुक निकाली। इसमें काफ़ी एसएससी के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस अच्छे से दिए गए हैं, तो आप एक बार देख लेना। प्लस मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स भी करी थी, उसमें मैं नोटिस किया था कि 2016 में काफ़ी क्वेश्चन आए थे उस बुक से, तो आप एक बार वो भी देख सकते हैं। गाइस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप लोग मॉक टेस्ट करते रहें, उसे रिवाइज करते रहें, उसको एनालाइज करते रहें। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी प्रिपेयरिंग। आप ये फेज लाइफ का जरूर एंजॉय करें, क्योंकि ये फेज आपकी लाइफ में रिपीट तो होगा नहीं। और गुड लक एवरीवन। बाकी कोई और क्वेश्चंस हो, कुछ रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में मेरा लिंक मैं डाल दूंगा अपने इंस्टा का, आप एक बार उसे भी चेकआउट करना। बाकी ओके, गुड बाय एवरीवन।